चलिए इसको देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बताइएगा। क्या क्या होता है लास्ट क्लास में? हाँ, सॉइल के टाइप पढ़े थे और रिवाइज करे थे पूरा, याद हो गया? ठीक, फटाक से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज पहले हम लोग बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी किसका और बिहेवियर किसका? सॉइल का पता करने के लिए। सॉइल क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें क्या है? सैंड है, सिल्ट है और क्या है? ग्रेवल्स है। अब ये बताओ, सॉइल के रेस्पेक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि सॉइल किसमें, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? सॉलिड होता है, एयर होता है और वाटर होता है। ये तीनों के मिक्सचर से सॉइल बनता है। एयर और वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइड्स की श्रेणी में रखते हैं। तो टोटल हम लोगों को वेट पता है, एयर का क्या लेंगे हमेशा? 0। और वेट ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ वॉइड्स होगा और वेट ऑफ आपका सॉलिड्स होगा, ये सब पता है। अब उनके रेस्पेक्ट में हम लोग 2 फेज डायग्राम और 3 फेज डायग्राम पढ़े थे। 2 फेज डायग्राम में क्या क्या आता है? एयर और सॉलिड और वाटर और सॉलिड। ठीक है, एक ड्राई होगा और एक सैचुरेटेड होगा और ये तीनों का मिक्सचर होगा जो प्रॉपर अपन सॉइल के मेजरमेंट में, इसी को बोलते हैं 3 फेज डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? तो उसमें हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में पहला सॉइल था, सबसे पहले याद रखते हैं, एक पेरेंट्स रॉक था। रॉक से कट के जो गिरता है, पास में रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल, जो पेरेंट से कट के बना है। और कुछ बह के चले जाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड का मीडियम क्या क्या होगा? हवा, दैट इज एयर, रनिंग वाटर, ग्रेविटी और आइस। 4 प्रकार है। अब इन्हीं के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोग पहला पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? रनिंग वाटर की मीडियम से वो बहता हुआ चले जाए, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जो नदी के किनारे में मिलती है, उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल के बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा सॉइल? लैकस्ट्रेन सॉइल। जो लैकस्ट्रेन से नाम क्या याद रखना है? लेक वाला। ठीक है, मैराइन से क्या याद रखना है? सी और ओशियन। ठीक है, टेलस क्या होता है? टेलस क्या है? ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। कोलोवियल ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, है ना। कोलैप्सिबल, उसी को लूज सॉइल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? मोंटमोरेलाइट होता है और विंड ब्लोन सॉइल होते हैं, जो हवा से बह जाए। एओलाइन सॉइल एयर से होते हुए जाएगा। उसके बाद ग्रेविटी, हाँ, आइस वाले को क्या बोलते हैं? ग्लेशियल और टिल, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे लूज हो गया। लोम सॉइल क्या है? गार्डन सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा सॉइल? मार सॉइल। मार से याद रखना मरा हुआ। मार से मर मतलब क्या? डेड डिके वाला। ठीक है, जो मिलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? मक। मक क्या है? वाटर लॉक्ड कंडीशन पे होते हैं और वेटलैंड एरिया पे, और उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेशन की मात्रा ज्यादा होती है। नहीं याद आ रहा है? बोला था ना, पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं, वो है ना वेटलैंड। और एक वेटलैंड से क्या याद रखना है? हाँ, क्या याद रखना? वेटलैंड से और पिट सॉइल, है ना। पिट में क्या होता है? ऑर्गेनिक वेजिटेशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वेटलैंड एरियाज में पाए जाते हैं। और उसके बाद कौन सा सॉइल बन गया? गंबो। गंबो क्या था? स्टिकी वाला। ठीक है, और टफ सॉइल। टफ सॉइल क्या था? विंड से ट्रांसपोर्ट होकर आता है और वॉल्केनिक, उसमें कंटेंट एश ज्यादा रहता है। बेंटोनाइट के बारे में बताओ, क्या जानते हो? और केमिकल रिडक्शन होगा और उसी से बनेगा, जिसमें हमारा क्या रहता है? वॉल्केनिक एशेस। ठीक है, ये तो होगा टाइप्स ऑफ सॉइल। उसके बाद क्या पढ़े थे? बस ना, फेसेस तो हो गए, बस इतना ही है। चलिए, पहला वाटर कंटेंट का डेफिनेशन पढ़े हो? क्या होता है बताना तो मेरे को। वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। कैसे निकालेंगे समझ में आ गया? सीक्वेंस याद रखना है। वाटर कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टेटमेंट सही है? 100 से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या स्ट्रक्चरल वाटर को इंक्लूड किया जाता है? नहीं किया जाता। ठीक है, ये सब पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट नंबर 2 पे डालते हैं, जिसका नाम क्या है? वॉइड रेशियो। नंबर 2 पे डालते हैं, जिसका नाम है वॉइड रेशियो। वॉइड मतलब क्या है? वॉइड में क्या क्या है? हवा है, क्या है? वाटर है।
वॉइड मतलब हवा और वाटर। अब जो कि कल बरसात हुई थी तो हम लोगों को जो सॉइल मिलेगा जिसमें वाटर कंटेंट होगा, जैसे एक ये है, अभी दिख पा नहीं रहा होगा, अभी थोड़ा सा वो है, ये रेत है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग कोहेसिव सॉइल बोले थे कि कोहेजनलेस था, कोहेजनलेस। इसका एक एक कण मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। यहीं पर ये है, ये मट्टी है, मट्टी का एक कण मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, ये क्ले है और ये सैंड। अब दोनों को ध्यान से समझते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग ने बोलना है कि ये दोनों में देखो, दोनों को मैं भरा है, लगभग भरा हुआ है, लेकिन इसमें याद रखना है कि इसमें वॉइड्स ज्यादा होगा कि इसमें वॉइड्स ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना, तो इसमें सबसे ज्यादा वॉइड्स होगा, किसमें, क्ले में। और रेत में क्या होगा, कम होगा। रेत का एक प्रॉपर्टी क्या था कि इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब होता है, इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होता है क्ले में। आ रही बात समझ में? अच्छा, क्ले कोहेसिव सॉइल है क्योंकि देखो इसका एक पार्टिकल सब आपस में चिपके हुए हैं, एक कण में निकाल नहीं पाऊंगा, सब चिपके हुए हैं। सॉइल अपना स्ट्रेंथ कहां से पाता है, दो ही तरह से पाता है, एक सी और एक फाई, और कुछ भी नहीं है। सी मतलब कोहेजन है और फाई मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बात समझ में आया? अब इसी से ग्रेवल पकड़ लो, तो ग्रेवल तो आप समझ सकते हो, सैंड को समझ लिए तो ग्रेवल तो इजी है, ठीक है। तो हम दोनों को इस रेस्पेक्ट में समझेंगे। अब देखते हैं वॉइड रेशियो के बारे में। अब देखते हैं वॉइड रेशियो मतलब क्या है, वॉइड्स होंगे जिसमें एयर भी है और वाटर भी है, और साथ में सॉलिड के रेस्पेक्ट में देखना है। अब इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कि वेट के रेस्पेक्ट में? क्योंकि वेट के रेस्पेक्ट में तो हम लोग निकाल लिए ना, क्या था, वाटर कंटेंट। इसका क्या होता है देखो, वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ई बराबर क्या होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। याद रखिएगा, वॉइड रेशियो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या क्या होगा बेटा, वॉइड्स में क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? तो याद रखना, इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। वैल्यू क्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो ये होता है, तो याद रखना ये एकदम इंपॉर्टेंट, ये इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या होगा, हमेशा जीरो। वॉइड रेशियो कोई बोल सकता है क्या कि जीरो हो सकता है, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, मैं बोल दूंगा इसका वॉइड रेशियो, ये रेत है इसका वॉइड रेशियो जीरो है, हो सकता है? बाप जन्म में नहीं हो सकता। क्यों? अगर सॉलिड अकेला रहेगा, क्या वैक्यूम जगह थोड़ी हो सकती है, होती क्या जगह वैक्यूम नहीं, वैक्यूम मतलब ना ही एयर होता है ना कुछ होता है। तो हम लोग कोई भी सॉइल को देखेंगे कैसे एग्जिस्ट करता है, जिसमें हवा होगा या तो सॉलिड होगा, या तो पानी होगा या तो सॉलिड होगा, या तो तीनों होंगे। अभी इसको, ये तो गिली मट्टी, गिली रेत है क्योंकि कल बारिश गिरा, इसमें क्या क्या होगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगा और सॉलिड भी होगा। अगर इसको अपन देखेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है नमीपन है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट है। निकालने के लिए वही जो मेथड निकालते हैं, वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ क्या करना है, सॉलिड। इसी को उठा के गर्म करेंगे ओवन में और उसके बाद उसका वेट ले लेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोगों को पता चल गया इसमें सब चीज है। तब आप इतना तो समझ पा रहे हो कि इसमें है ना, एयर भी होगा अभी, और इसके वॉइड्स भरे होंगे एयर से भी और पानी से भी, और साथ में सॉलिड होगा। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए हम लोग, वॉइड रेशियो होता क्या है, तो ग्रेटर देन क्या होगा, हमेशा जीरो। ये पॉइंट को रेड पेन से स्टार मार्क करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना है ना, 5, 25, 30 स्टार लगा देना, क्योंकि जनरल आपको क्वेश्चन यही पूछता है। अच्छा, क्या वॉइड रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है, क्या वॉइड रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वॉइड रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। वॉइड रेशियो 1 से, क्योंकि देखो बेटा जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब वॉइड रेशियो ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जिसमें सॉलिड कंटेंट कम हो और वॉइड रेशियो। अब आप बताओ किसमें सबसे ज्यादा दिखेंगे हम लोग? अच्छा ये बताओ, ग्रेवल, सैंड और क्ले, तीनों में अगर सीक्वेंस में जमाते हैं, किसमें सबसे ज्यादा वॉइड्स होगा? देखो, दो पॉइंट को याद रखना, एक अगर साइज वाइज बात करूं और एक अगर वॉल्यूम वाइज बात करूं। तो साइज वाइज बात करेंगे तो ग्रेवल्स में ज्यादा होगा, फिर उसके बाद सैंड में, फिर किस में होगा, क्ले में।
साइज बोल रहा हूँ, साइज, साइज के रेस्पेक्ट में, वॉइड्स के साइज के। वहीं पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्ले में ज्यादा होगा, फिर सैंड में, फिर किस में होगा, ग्रेवल्स में। ये पॉइंट को 5 स्टार लगाते हुए नोट करके कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये एकदम ब्राह्मण चीज है, इसको याद रहेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। साइज की बात करेगा कोई भी आपसे तो बाकायदा बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, ग्रेवल्स बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, सैंड, फिर क्ले। और जस्ट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्ले बड़ा, फिर सैंड, फिर ग्रेवल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोरोसिटी की। ठीक है, पोरोसिटी क्या होता है, ये याद हो गया, समझ में आ गया। पोरोसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कौन सा, थर्ड है हुआ, थर्ड का नाम क्या है, पोरोसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, स्मॉल एन से। अच्छा, कोई भी चीज पोरस बोलने का मतलब क्या हो, पोरस, पोरस मतलब क्या है, जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज से जिससे नहाते हो गया, गाड़ी वाड़ी धोने का काम आता है, सोफा का स्पंज, उसको अगर पानी में डालें तो क्या होता है, सोख लेता है बहुत सारा पानी, और उसको दबाओ तो पानी निकलता है। ठीक है, मतलब उसके पोर्स होंगे, उसमें छेद होगा तभी तो पानी अंदर जाके क्या हो जा रहा है, होल्ड हो जा रहा है। आ रहा है बात समझ में। तो ऐसे के रेस्पेक्ट में हम लोग उसी को पोरोसिटी बोलते हैं, मतलब उसके छेद में क्या क्या होगा, हवा भी होगा और वाटर भी होगा। अरे बोलो, तो अगर मेरे को इसको बोलूं कि पोरोसिटी बताना है, तो पोरोसिटी एक्चुअल में आपको क्या बताएगा पता है, कि कितना वॉइड्स है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा टोटल वॉल्यूम के साथ इसको करेगा। किसके साथ कर रहा है, टोटल वॉल्यूम इंटू क्या करेंगे, 100। अब इसको समझते हैं क्या है, देखो बाद में लिखना, पहले समझो। तो वॉइड्स के वॉल्यूम में मतलब क्या है, कोई भी एक स्पंज लेके आता हूं, उसमें वॉइड्स होगा, एयर भी होगा और वाटर भी होगा, तो ये बता देगा कि टोटल कितने, मतलब वाटर ले सकता है या एयर ले सकता है, बटा टोटल वॉल्यूम क्या है उसका। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम को मैं ये लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बोलो हाँ या ना, गलत है कि सही है, दोनों का समेशन यही कहलाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी को आगे देखते हैं। अगर मैं ऊपर और नीचे को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा प्लस क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये गलत लिखा है कि सही लिखा है, टोटल वॉल्यूम की जगह क्या लिखे हैं, सही लिखा है। अच्छा, इसको अगर मैं कर दूं टोटल, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर को अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मैं वो कर दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूं, तो आप मेरे को बताओ रिजल्ट क्या आएगा, E बाय 1 प्लस ई। बोलो बात याद आ रहा है, ये कैसे होगा समझ में आ रहा है। इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, ये तो कट गया, ये हो गया 1, और ये क्या कहलाता है, ई, ये क्या कहलाता है, ई। तो ई बाय 1 प्लस ई जो होता है, ये आपका कहलाता है पोरोसिटी। मतलब अगर मेरे को कोई बोलता है पोरोसिटी निकालना है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, तू ये बता कि इसमें कितने छेद है, एक इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसके छेद में कितनी कैपेसिटी है, कितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ले सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता है, और उसको कंपेयर किससे कर रहा है, टोटल से। जैसे आप लोग का एग्जाम का रिजल्ट आता है, कैसे निकलता है, आपने कितना मार्क्स पाया बटा कितना टोटल मार्क्स है, तो ये टोटल से ले रहा है, और ये किससे ले रहा है, सॉलिड से। अब मेरे को रिजल्ट बताओ, दोनों में बड़ा कौन लग रहा है, पोरोसिटी बड़ा लग रहा है। कितनों को बड़ा लग रहा है पोरोसिटी, सही बोल रहे हो, बोलो ना, पोरोसिटी कितनों को बड़ा लग रहा है, हाथ अच्छे से ऊपर करो, एक ही जन को। अभी तो आप भी पोरोसिटी बोले जी, हाँ, और आपको गलत है। सबसे बड़ा कौन होगा, वॉइड रेशियो। क्यों, यहां पर भागित किससे हो रहा है, बड़े से, और यहां भागित किससे हो रहा है, छोटे से। अरे बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर तो लोगे, कुछ नहीं तो एयर होगा, वाटर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इधर टोटल से भागित किया जा रहा है और उससे सिर्फ सॉलिड से बात कर रहे हैं। तो आप बताओ डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू छोटी होगी
वो एंड रिजल्ट में आपको बड़ा ही देगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? दोनों में अगर इसका बात करूं और इसके बात करूं, दोनों में बड़ा कौन लग रहा है जी? वॉइड रेशियो बड़ा है, पोरोसिटी छोटा है। ठीक, और जो कि ये 100 पे फिक्स हो जाता है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा n, और 100 से क्या होगा, 100% ले लूं, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? 100% को 1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, तो याद रखो ये क्या कभी 100 के बराबर और 0 के बराबर हो सकता है? कल्पना भी नहीं कर सकते, हो सकता है क्या बोलो? पोरोसिटी वॉइड रेशियो का भी 0 हुआ है, 0 से बड़ा होता है, 1 से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कंपैरिजन हम लोग किसके साथ करते हैं, सॉलिड के साथ, और इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, वॉल्यूम के साथ, टोटल वॉल्यूम के साथ। नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? पक्का डाउट है डाउट? तो ये पॉइंट याद रखना है, दोनों में बड़ा कौन। तो नोट नंबर 1 पे पहले क्या लिखोगे, पहले पॉइंट ये लिख लिया क्या, इसको लिखो अब पूरा। ये लिखने के बाद वो लिखना, उससे E/1 + E आएगा, ऐसे करके निकालो सब। तो वॉइड्स 1 से ज्यादा कैसे होगा पूछ रहा है, तो वॉइड 1 से ज्यादा कैसे होगा बताता हूं। वॉइड्स को हम लोग किससे लेते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो नोट करके पॉइंट डालिएगा, ये वाला हो गया E/1 + E, 5 स्टार लगाना, ये नॉर्मल है, सबको याद रहता है, N = E/1 + E। हो गया क्या? हो गया? चलिए, यहां तक पहला नोट पे लिखियो, E इज ग्रेटर देन N। अरे बोलो लिखियो, रेड पेन से डब्बल बनाए हो। अच्छा, N का वैल्यू को 0 और 100 के बीच में रखा गया, इक्वल टू साइन नहीं लगाना, क्योंकि आप भी जानते हो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पोर्स ना हो। पोर्स मतलब अगर हवा घुस गया, अगर पानी घुस गया, मतलब पोर्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन घुमाएगा, N = 0 बाप जन्म में नहीं हो सकता, N = 100 कभी नहीं हो सकता। N 99.99 हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। पहला पढ़े हो, वाटर कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा पढ़े हो, वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन 0। और तीसरा पढ़े हो, पोरोसिटी क्या है, 0 और 100 के बीच का है, इक्वल टू नहीं है। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, अब इसी से ये वाले रिलेशन आ गया ना, N = क्या मिला मेरे को, E/1 + E बना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसको कैसे बना सकते हैं, अगर N के रेस्पेक्ट में बनाना हो तो थोड़ा सा बना के बता सकते हैं क्या? देखो, E = क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख सकते हैं, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ, अरे बोलो हाँ या ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या लिखें, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसको उठा के इसके जगह डालेंगे तो क्या लिखेंगे, V माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर बात करें तो इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, क्या आएगा रिजल्ट, E इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है N वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू N/1 - N, ये एक और रिजल्ट है।
है ना। तो E इज इक्वल टू n बाय 1 माइनस n बोल लो, या n इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस ई, दोनों तो सेम है। तो आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता कैसे ध्यान से समझना, हमेशा आपको है ना पोरोसिटी निकालने बोलेगा ना तो वॉइड रेशियो देगा, ठीक है। और अगर वॉइड रेशियो निकालने बोलेगा ना तो पोरोसिटी देगा। मतलब अगला क्या चाह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, n इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस ई। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या देगा वो, अगर पोरोसिटी निकालने बोल रहा है तो आपको वॉइड रेशियो देगा, और अगर वॉइड रेशियो निकालने बोल रहा है तो पोरोसिटी देगा। तो झक मार के आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस ई और E इक्वल टू n बाय 1 माइनस n। क्लियर है, दोनों का रिजल्ट समझ में आ गया। तो उसी को नोट में भी लिख लेना कि ऐसा ऐसा बनाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको और चीज समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, आगे नोट करके पॉइंट लिखेंगे। पोरोसिटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ की ना, 100 से गुना कर रहे हैं मतलब परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, void ratio and porosity represents the, void ratio and porosity represents the, क्या रिप्रेजेंट करते हैं इन लोग, void ratio और porosity represent the volume of voids। इन लोग बस बताते क्या है, इनका क्या काम है, वॉल्यूम ऑफ voids को निकालना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल ये अगर मान लो क्ले है, मट्टी है, उसको रगड़ के ठोकूंगा, मतलब ऐसे कॉम्पैक्ट करे जा रहा हूं, क्या होगा, क्या होगा, दबेगा। दबने से क्या निकलेगा, वॉइड्स निकलेगा। आ रहा है ना समझ में। तो जाहिर सी बात है, आप मेरे से जनरल क्वेश्चन कि अगर ये कॉम्पैक्ट होता है तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो बढ़ेगा कि कम होगा, ध्यान से समझते बताओ। कि मैं अब इसको दबा रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, क्या निकल रहा है बोले, वॉइड्स निकल रहे हैं। वॉइड्स में क्या क्या आ रहा है, हवा भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है। तो मेरा जनरल क्वेश्चन है कि एज वी कॉम्पैक्ट अ सॉइल, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है, हम दबाएंगे वो निकल रहा है, कौन निकल रहा है, वॉइड्स निकल रहे हैं, मतलब वॉइड्स ऊपर में है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है एंड रिजल्ट जब ये कम है तो वो भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आ रही बात समझ में कि नहीं, क्लियर है पक्का। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि दबने से क्या हो रहा है, पानी डालने से क्या हो रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको अपने आप बनने लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4 होगा, इसका नाम याद रखेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट नंबर 4, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं। अच्छा, सैचुरेशन वर्ड मतलब मैं लास्ट क्लास में क्या बताया हूँ, सैचुरेटेड बोलना मतलब क्या होता है, मतलब मैं बोलूंगा अगर ये सॉइल सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड मतलब याद रखना हमेशा 100% होगा। मतलब क्या, अगर इसमें पानी में भर दूं ना तो इसके जितने भी छेद होंगे, जितने भी वॉइड्स होंगे, उनमें हवा को निकाल देगा वो, और उसकी जगह कौन ले लेगा। क्योंकि जैसे हम लोग देखते होंगे कोई भी सॉइल में अगर हम लोग पहले पानी डालते हैं तो बुलबुला उठता है, ये मानते हो, देखे हो, वो बुलबुला क्या है, एयर है। और एयर रिप्लेस किससे हो रहा है, वाटर से। आ रहा है बात समझ में। मतलब अभी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या है, सैचुरेटेड बोलूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर है कि वाटर ही बस है, कि दोनों है, बस वाटर है। आ रहा है बात समझ में। तो जहां भी वर्ड दिखा सैचुरेशन,
मतलब मान लेना वहां पर पानी क्या है, वहां पर हवा है ही नहीं, हवा की जगह क्या है, पानी है बस। आ रही बात समझ में? तो यहां पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, वो क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा वॉल्यूम ऑफ, अब आप बताओ वॉइड्स मतलब एयर और वाटर हुआ ना, इसको किससे डिवाइड करूं, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वाटर इंटू क्या हो जाएगा 100, लिखेंगे वॉल्यूम, सॉरी उल्टा लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब ध्यान से समझना कि वाटर है, वाटर ही क्या कर रहा है, रिप्लेस करेगा किसको, एयर को। तो यहां पर ये टोटल में बोलूंगा तो ये वॉइड्स में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर भी है और इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, दोनों है ना, तो ये ही दोनों तो इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो आपका एस का वैल्यू क्या होता है, कितना वॉल्यूम पानी प्रेजेंट है बटा वॉइड्स के रेस्पेक्ट में, जितना वॉइड्स है उसमें कितना पानी है। मैं बोल रहा हूं अगर सैचुरेटेड है सॉइल, तो आप बताओ क्या होगा, एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉइड्स को बोलोगे। मैं बोल रहा हूं सॉइल सैचुरेटेड है, तो क्या कौन नहीं है, एयर नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, वन, वन मतलब क्या होता है 100%, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सैचुरेटेड सॉइल। जहां भी लिख दिया कि सॉइल इज सैचुरेटेड, मतलब सीधा आंख बंद करके क्या मान लेना, एस का वैल्यू को 1, ये मान लेना कि उसमें हवा नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ता हूं। अगर मैं ये तो बोल दिया तो ये सॉइल कौन सा सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है। अब नेक्स्ट एक सॉइल लेता हूं जिसको मैं बोल रहा हूं ड्राई सॉइल। चलिए ड्राई सॉइल के बारे में समझते हैं। तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, वाटर तो होगा ही नहीं, तो जब ये है ही नहीं तो इसी इसको इक्वल्स टू क्या कर दे, उसको इक्वल्स टू 0, तो एस का मान क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में, जब वाटर है ही नहीं ड्राई सॉइल में एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 0। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब आपको ये बताएगा कि कितना डिग्री पानी में, कितना मतलब परसेंट ऑफ पानी भरा हुआ है या कितना परसेंट ऑफ पानी खाली है। ये इसी को कंपेयर करते हैं, हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग कुछ इंडेक्स ऑफ वेटनेस पढ़े होंगे, एरिडिटी इंडेक्स पढ़े होंगे, उससे हम लोग क्या जानते थे, कितना पानी की कमी है, किधर पानी ज्यादा है, यही कुछ पढ़े थे। अरे बोलो हाँ। तो उसी के रेस्पेक्ट में इसको भी समझो वैसे ही कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है। अगर सॉइल बोल रहा है सेचुरेटेड तो एस का मान हो जाता है 100%। अगर साई बोल रहा है तो ड्राई, तो जिसमें ड्राई मतलब पानी ही है, वो सॉरी हवा ही है, पानी तो है ही नहीं, जब पानी नहीं है तो ऊपर का 0 हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ये टॉपिक को बहुत अच्छे समझना, ये अगर ये सब चीज अगर हल्के में लोगे ना तो आगे के क्वेश्चन कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए एक एक वर्ड मेरे ध्यान से सुनना, ये अगर समझ में आ जाता है तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको सॉइल मैकेनिक्स में पूरा पूरा मार्क्स लाने में, क्योंकि ये बेसिक है। ये समझ में आएगा तब आपको ये पता चलेगा मट्टी के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक। आगे समझ में, अभी मैं बताऊं ये गीला मट्टी लेके आया हूं, इसको सैचुरेटेड बोलूंगा कि सैचुरेटेड नहीं है बोलूंगा, सैचुरेटेड है 100% होगा, कितना परसेंट होगा, कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना हम लोग। मतलब ये तो बोलोगे कि इसमें इसके अंदर जो वॉइड्स हैं उसमें हवा भी है और पानी भी है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इसका पूछूं तो क्या बताओगे, 0 से 100 के बीच में है नहीं जी। जब तक बैठ के निकालेंगे नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसको बोल सकते हैं कि इसका वॉइड रेशियो, इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 100 के बीच में। 100 तो नहीं बोलोगे ना, 100 कब बोलोगे, जब ये पानी से पूरे पोर्स पानी से भरे रहेंगे। और ये अपने को तो पता करना मुश्किल है क्योंकि उसके कारण लैब में जाना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे लिखेंगे, ये लिख लिए तो यहां पर एक पॉइंट और लिख दूं क्या नोट में, क्या लिखूंगा बताओ, एस का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, परसेंटेज में है ये, तो इसको आप 1 के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, तो ये पॉइंट जरूर लिखना भैया। व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड बोल रहा है तो एस का वैल्यू क्या होगा 100, व्हेन सॉइल इज ड्राई बोलेगा तो एस का वैल्यू क्या होगा 0, नोट में जरूर लिखना उसको।
ऑनलाइन पे यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ हाँ या ना। हो गया? आया समझ में? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब आपको यहां से है ना बहुत सारे टेबल्स याद करने होंगे। ठीक है, तो टेबल नंबर 1 डालना, ऐसे करके आपको याद रखेंगे कि टोटल अपने को कितना टेबल पड़े, क्योंकि आपको बहुत सारे वैल्यू रटने पड़ेंगे अभी। ठीक है, जो मैं रटाऊंगा कोशिश करूंगा आपको याद हो जाए। ठीक, ऐसे आसान भाषा में कुछ कुछ बोल के, ताकि आपको याद रहे। जैसे बहुत सारी चीजों को याद भी होगा। चलो बताओ तो मेरे को, हार्डनेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेबल 55, 55 से 100, फिर 100 से 200, फिर अच्छा, फिर 500 से भी ज्यादा। याद है ये पूरा टेबल कैसा था उसका? ये बताओ ना, इस तरफ का सॉफ्ट, मॉडरेट, हार्ड और वेरी, याद है ना बेटा? चलिए वैसे ही अब ये सब भी याद करते हैं। अच्छा ये है, याद है तो अब उसका बताओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर अ सॉइल 0 से 750, 750 से 2250 और 2250 से ज्यादा, याद है? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट अब यहां पर देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन का टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 डाल के याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? तो 0 से 0.5, 0.5 से 0 से 0.25 है, सॉरी 0.25 से 0.50, 0.50 से 0.75, 0.75 से 100, सॉरी 1, और फिर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। टेबल नंबर 1 डालेंगे। 0 से 25% बोल सकते हैं ना, है ना? 0 से 25%, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 के बराबर। 100 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। कौन हो सकते हैं? अरे कौन हो सकते हैं 100 से बड़ा? वाटर कंटेंट हो सकते हैं और वॉइड रेशियो हो सकता है। अरे बोलो ना, पोरोसिटी हो सकता है क्या? नहीं, 100 से कम होगा। इक्वल होगा? 100 के इक्वल होगा? नहीं होगा, है ना? पोरोसिटी 0 और 100 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ तुरंत? इसका मतलब ड्राई, ड्राई सॉइल। इसका मतलब सैचुरेटेड। बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब ड्राई और इसका मतलब सैचुरेटेड सॉइल है। चलिए अब बीच का याद रखना है। क्या लिखेंगे? 0 मतलब ड्राई है, 100 मतलब सैचुरेटेड है। अब ये बीच का वर्ड लिखना है, याद रखना है। तो एक है आपका ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट और वेट। ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट और वेट। अब ये है ना बहुत कठिन है, इसको अगर याद करने बैठोगे तो आपको याद नहीं होगा कि ह्यूमिड है, डैम्प है। ह्यूमिड मतलब क्या होता है? जैसे ह्यूमिडिटी में नमीपन हो, तो नमीपन के बाद में ये करेंगे। अगर मान लो डैम्प बोलता है तो थोड़ा ज्यादा गीला, डैम्प प्रूफ कोर्स बोलते हैं ना, डीपीसी, तो डैम्प मतलब समझ रहे हो, थोड़ा गीलापन और बढ़ जाएगा। मॉइस्ट मतलब क्या होता है? ज्यादा गीला। और वेट मतलब तो गीला होता है लेकिन पूरी तरह गीला नहीं। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, तो उसको याद कैसे करोगे? तो याद रखने के लिए देखो, पहला ऊपर नीचे याद रखना। ये तो ड्राई याद रहेगा, ये सैचुरेटेड याद रहेगा वैल्यू देख के। तो देखो, एमडीएच मसाला खाते हो? एमडीएच, या एमडीएच नहीं आता है?
नहीं जानते? देखियो, जानते हो ना, ये तू ज्यादा जानती होगी, है ना। तो ये देखो MDH, M मतलब म्यूइस्ट, फिर डैम, फिर ह्यूमिड, और इसके बाद वेट है। वेट मतलब तो समझ में आएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, MDH और ड्राई और सेचुरेटेड तो याद है, बीच में बस वेट को याद रख लेना। MDH ऊपर से नहीं लिख देना, MDH करके उल्टा हो जाएगा, नीचे से लिखना, याद रखना ना। ऊपर से लिखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, देखो ऊपर से, अब इतना तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, उसको मॉइस्ट थोड़ी बोलोगे, मॉइस्ट मतलब तो ज्यादा पानी होता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे। तो पहला क्या था, ड्राई, लास्ट सेचुरेटेड, सेचुरेटेड के ऊपर में वेट याद रख लो, फिर MDH को लिख लो। M मतलब मॉइस्ट, D मतलब डैम्प, और H मतलब ह्यूमिड। याद हो गया? नहीं याद होगा? ठीक है। तो MDH को जब लिखोगे ना, तो यही अलग कलर के पेन से लिखना, ताकि समझ में आएगा। तो पता चला बैठ के रट ही रहे हो, है नहीं। तो थोड़ा सा अलग कलर से उसको कर देना, और ब्रैकेट में MDH करके लिख लेना, तो याद रहेगा। अब मैं अचानक से आपको S का वैल्यू बोल दूंगा 30%, तो आप क्या बोलोगे, डैम्प सॉइल है। अचानक से बोल दूंगा 60%, तो कौन सा सॉइल बोलोगे? तो जब तक टेबल याद नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे? आ रहा है बात समझ में? इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल नंबर क्या पढ़े हम लोग, 1। तो टेबल नंबर 1 याद रखना आपको, क्योंकि लास्ट में बहुत सारा टेबल हो जाएगा ना जब, तो मैं लाइन से पूछूंगा टेबल नंबर 1 में क्या पढ़े थे, 2 में क्या था, 3 में क्या था, तो ऐसे करके पूरी कॉपी का आपको टेबल याद रहे, तो फिर बाप जन्म में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलिए नंबर 2 पॉइंट पे डालेंगे, नहीं 5th वाला पार्ट होगा क्या, हाँ। तो डीपीसी बोल रहा हूँ, सॉरी, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। 5वां पॉइंट डालेंगे, 5वां मतलब होगा नेक्स्ट डेफिनेशन, एयर कंटेंट का। एयर कंटेंट, जब जब तक मेरे पास इंजेक्शन का असर है तब तक पढ़ा पाऊंगा, जहां असर खत्म होगा ना तो मैं नीचे चले जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए एयर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो एयर कंटेंट में क्या था, एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर कंटेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी से, याद रखिएगा। तो एयर कंटेंट क्या होता है इसको समझ लो। एयर कंटेंट मतलब क्या है, कितना हवा क्या है, भरा हुआ है, हाँ। तो हवा किस में भरेगा, सॉइल पे। तो आप एक बात करो, एयर कंटेंट है तो बोल रहा है एयर कंटेंट कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, एयर। आप बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, बट अब एयर वॉइड्स का आएगा क्या, कि टोटल वॉल्यूम आएगा, वॉइड्स आएगा। क्यों, क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं, वॉइड के साथ ही करेंगे ना। ये वही चीज है, जैसे ये एयर कंटेंट है और परसेंटेज एयर वॉइड्स बताऊंगा आगे, वो और वही भाई भाई ये कैसे, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के। क्योंकि देखो वॉइड रेशियो में क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितना वॉइड्स है, ठीक है। यहाँ पर वॉइड्स के रेस्पेक्ट में कितना एयर है, नहीं आया समझ में, आया, ठीक है। वहीं पर पोरोसिटी क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहां पर परसेंटेज एयर कंटेंट को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में कितना एयर है, अरे रिलेट कर रहे हो ना, ठीक है। तो इसको अभी तो बाद में पढ़ेंगे, बाकी वही चीज समझाने के रेस्पेक्ट में बता रहा था। तो बोलो ये क्लियर हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बटा क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक। चलिए अब बताओ मेरे को, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अरे बोलो हाँ। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ एयर को कैसे लिखूं, यहां पर बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डालूं तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब इसको जब तोड़ा जाए तो ये ऐसी होगा ना, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या थे, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 माइनस एस। अभी पढ़े ना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। लिखेंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इज AC इज इक्वल टू 1 माइनस एस करके याद रखना। MDH यहां नहीं लिख बेटा, MDH इसको अलग कलर के पेन से लिख, यहां पर लिख, इसी को M को रेड पेन से लिख, बगल में लिख ले, वैसे करके याद रहेगा। नीचे में MDH लिख दी तो क्या याद करेगी? बोलो समझ में आया? तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस एस, याद रहेगा। AC क्या है? एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं व्हेन अ सॉइल इज ड्राई, एयर कंटेंट क्या होगा? सॉइल इज ड्राई, एयर कंटेंट क्या होगा? ये क्या हो जाएगा तुरंत? जीरो। ये जीरो, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड, ये क्या हो जाएगा? 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। तो AC क्या हो जाएगा? 0। नहीं ऐसा, ब्रैकेट में लिख लेना नीचे में, व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड बोलेगा तो AC का वैल्यू क्या होगा? 0। और व्हेन सॉइल इज ड्राई बोलेगा तो AC का वैल्यू क्या होगा? 1। सतीश कुछ बता रहा है, सैचुरेटेड वेट MDH और मसाला ड्राई रहता है। मसाला ड्राई रहता है बोल रहा है। ठीक है, जैसे याद करना कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? हाँ सॉरी, परसेंटेज एयर कंटेंट लिखेंगे नेक्स्ट। परसेंटेज एयर कंटेंट, इसका AC का रेंज देखो बेटा, AC का रेंज अपने को दिख रहा है 100 है, मतलब 0 है और 1 के बीच में आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 0 के बराबर तो है, 1 के इक्वल भी है, 1 के इक्वल भी है और 0 के बराबर है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। अब 0 से कम क्या, नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। वैसे इसका रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके रेंज आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस हाँ एग्जैक्टली अगर देख रहे हो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि डिग्री ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितने से कितना था? 0 से 100 था, तो ये भी वैसे ही रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट परसेंटेज एयर कंटेंट लिखें। परसेंटेज एयर वॉइड्स लिखना नेक्स्ट, परसेंटेज एयर वॉइड्स। छठवा होगा क्या? छठवा नंबर डाल के लिखना परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको Na से रिप्रेजेंट करेंगे, Na ऐसे सफिक्स में लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन आपको तो मैं बता दिया हूं, क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉल्यूम इनटू, क्योंकि ये समझ में आया ना, इसको रिलेट करना पोरोसिटी से, ऊपर वाले को रिलेट करना वॉइड रेशियो से। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ
टोटल वॉल्यूम, सॉरी, टोटल वॉल्यूम इंटू 100। लिख लिया क्या? आगे बढ़े। एक रिलेशन होता है एन ए इज इक्वल्स टू एन इंटू ए सी। इसको समझ के देखें क्या? तो वॉल्यूम, अब बताओ एन क्या है? पोरोसिटी है। फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम। ये क्या है? एयर कंटेंट। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। देखो क्या क्या चीरा जा रहा है, ये चीर गया, ये चीर गया, क्या बचा? और ये दोनों क्या कहलाता है? Na। नहीं आया समझ में? तो Na इज इक्वल टू क्या हुआ? तो Na इज इक्वल टू आपका रिलेशन आ गया, Na इज इक्वल टू n इंटू AC। रिलेशन आ गया। एक पढ़े AC इज इक्वल टू 1 माइनस एस, और n इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू n इंटू AC। एक और रिलेशन रेड पेन से लिखेगा, Na इज इक्वल टू n इंटू AC। और ये कैसे आया समझ में आया? दोनों को काट दोगे, खोल के लिख दो, खोलोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो हम लोग ने पहला क्या पढ़ा था? वाटर कंटेंट, जिसका फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ वाटर बटा वेट ऑफ सॉलिड। यहां तक क्लियर है? दूसरा पढ़े वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। दूसरा पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा टोटल वॉल्यूम। तीसरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, याद रहेगा। चौथा एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है। परसेंटेज एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर बटा टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना? याद रहेगा ये सब फॉर्मूला। ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना किसी को? नहीं, बस याद रखना जैसे उसका नाम है वैसे उसका वैल्यू बनेगा। तो Na का वैल्यू भी कहां से कहां तक होगा? परसेंटेज है तो 0 से, ठीक है लिख लो, Na इज लेस देन इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स टू 100। चलिए मेरे को एक बात बताओगे कोई भी, Na का वैल्यू 0 मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? बढ़िया। Na का वैल्यू 0 मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? सैचुरेटेड। आ रहा है समझ में? क्योंकि उसमें हवा नहीं है, और हवा का बोलता है ना, तो सैचुरेटेड है मतलब क्या है? पानी बस है। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो Na का वैल्यू 0 मतलब सॉइल क्या है? सैचुरेटेड है। ठीक। और Na और सॉइल अगर ड्राई हो तो 100 का वैल्यू, Na का वैल्यू क्या आएगा? 100। यहां तक आ गया सबको समझ में? ड्राई हो सकता है ना, ड्राई के रेस्पेक्ट में हवा है और पानी है, हवा है और सॉलिड है। टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो टोटल वॉल्यूम से बोल रहा है, तो टोटल वॉल्यूम में क्या रह जाएगा? सॉलिड तो बस रह जाएगा, और एयर रहेगा। नहीं समझा? वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा क्या? तो बस, तो उसको भी तो टोटल वॉल्यूम ही बोलेगा बेटा। अरे नहीं समझ रहा है? टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैं बोल दिया सॉइल क्या है? ड्राई। तो ड्राई हो गया तो ड्राई नहीं, वेट। वेट हो गया तो क्या? एयर है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। वहीं पर अगर मान ले मैं बोल रहा हूँ सॉइल ड्राई है, तो वाटर, वाटर नहीं है तो वाटर वाला 0 हो जाए। तो टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा। नहीं समझा? आया समझ में? तो ये पॉइंट को भी याद रखना, इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। अरे यार मतलब 0 और 1 के इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और उसके बारे में Na आएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं समझ में आ गया? तो यहां तक बताओ क्लियर है ऑनलाइन पे? अब हम लोग नया चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट वेट। यूनिट वेट के बारे में पहले भी कुछ कुछ जानते होंगे, आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए। सातवां यूनिट वेट,
इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। याद रखेंगे बेटा, है ना। तो गामा वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? पहले तो वेट को छोड़ो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? मास बाय वॉल्यूम। तो उसी का बड़ा रूप है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या बोलते हैं? डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब बोलते हैं, है ना। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इसी का बड़ा रूप होता है क्या? तो यूनिट वेट। यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वेट को किस में लेते हैं? वेट को किस में लेते हैं? किलो न्यूटन में। तो आप अपना वेट लेते हो, वेट नापते होगे वेइंग मशीन में, तो किलो न्यूटन में नापते होगे, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट याद रखेंगे, यूनिट वेट का हमेशा यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब नहीं लेना, ठीक। चलिए यहां तक हो गया। अब बताओ वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वेट का यूनिट क्या होगा? फोर्स की केजी। फोर्स है ना वेट। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोगों को न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता है? अरे बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगी? ग्रेविटी। और यही बराबर क्या हो जाता है? फोर्स, सॉरी वेट। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू जी, ठीक है। एम इंटू जी को इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा? गामा इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो यूनिट वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू जी। याद रखेंगे रिलेशन। तो यूनिट वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? रो जी। रो बोलते हैं डेंसिटी को, रो जी होता है। आ रहा है बात समझ में? यूनिट याद रखेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब जैसा रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन पे लिखना। ठीक है। वेट हमेशा जो भी आप नापते हो, आप बोलते हो मैं इतने केजी का हूं, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, उसके कारण इसलिए उसको वेट बोलते हैं। आप ये नहीं बोलोगे मैं मास नापने जा रहा हूं। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? बीएमआई होता है ना, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें मास निकालते हैं, है ना। एक्चुअल में वो वेट ही होता है। आ रहा है समझ में? तो आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप रिप्रेजेंट उसको केजी में करते हो, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा हुआ रहता है। एक्चुअल में हम लोग वेट निकालने जा रहे हैं, मतलब हम लोग खड़े हैं और साथ में जी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना होगा? अब मैं पूछ रहा हूँ यूनिट वेट ऑफ वाटर, बताओ क्या होगा? क्या होगा? कहाँ ऐसा होगा? इसको सॉल्व करके बताओ ना, कैसे बोल रहे हो 9.81? यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। मल्टीप्लाई करोगे किससे? 9.81। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? तो 9.81 इंटू 1000 करोगे तो क्या आएगा? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नहीं आ रहा बात समझ? आ रहा है? तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसलिए आप रिप्रेजेंट क्या करते हो? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अरे बाप रे, बात बात में बोल दिया क्या पूरा? तो लिखा देता हूं। मैं सोचा एफएम पढ़े हो तो याद रहेगा करके। चलिए, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है वाटर का? वाटर का डेंसिटी क्या होता है जी? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यूनिट वेट का क्या हो जाता है? यूनिट वेट मतलब रो इंटू जी, और रो कितना है? 1000। यूनिट वेट ऑफ किसका निकाल रहा हूं मैं? वाटर का। तो 1000 इंटू 9.81, जी तो 9.81 होता है। तो क्या आंसर आएगा? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसी को रिप्रेजेंट करेंगे किलो न्यूटन में, तो क्या हो जाएगा? तो 1000 से घात कर दो, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए सबको, और ये सबको पता होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है। तो कैसे निकाल रहे हैं समझ रहे हो? यूनिट को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, यूनिट के हिसाब से बनेगा। जहां पर अगर हमको डेंसिटी दे दिया तो हम पूरे चीज को डेंसिटी में लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर यूनिट वेट दे दिया तो पूरे को यूनिट वेट में लेके चलेंगे। आ रहा है बात समझ में? ऐसा नहीं यहाँ पर सिर्फ यूनिट वेट ही पढ़ना है, यहाँ पर अपन डेंसिटी भी पढ़ेंगे। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर बोलेगा तो क्या लेंगे? 1000। उसमें 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है?
ठीक है, तो आपको रो और गामा दोनों को लेके चलना है। बस याद रखो गामा इज इक्वल टू रो जी। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो ये वैल्यू यहां तक पूरा लिख लेना। ये तो रट डालना, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ये क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर है। मरकरी का यूनिट वेट कितना होगा? 13,600 गुणित क्या करेंगे? 9.81। 13,600 क्या होता है? उसका डेंसिटी होता है क्या? तो 13,600 इंटू 9.81 को 10 ले लेते हैं, तो कितना हो गया? 1,36,000। ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे किससे? 1000 से, तो आएगा किलो न्यूटन। तो 13.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। नहीं आ रहा समझ? नहीं, हाँ 136 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बैठे बैठे, मैं ऐसे ऐसे ये सब नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यूनिट के रेस्पेक्ट में। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, यूनिट वेट ऑफ वाटर ग्राम्स, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम्स पर सीसी में कितना होता है? ये पॉइंट भी याद रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम्स पर सीसी में बात करेगा तो क्या होगा? 1 ग्राम पर सीसी होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो याद रखना बेटा, ग्राम्स पर सीसी में 1 हो जाता है, और इसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इतना हो जाता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, बल्क यूनिट वेट क्या होता है? हो गया, मिटा दूं ना? नेक्स्ट डेफिनेशन होगा, 8वां होगा क्या? बल्क यूनिट वेट डेफिनेशन। इससे क्वेश्चन आपका भरा रहेगा, याद रखना, सीएससीबी के पेपर में इससे भयंकर क्वेश्चन आते हैं पहले वाले टॉपिक से, क्योंकि बहुत सारा चीज है पूछने के लिए। ठीक है, लाइन से क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो बहुत सारा बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बल्क यूनिट वेट। अब जैसे मान लीजिए सॉइल को अभी मैं लेके आया था, इसमें मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ हरकत नहीं किया, बस बॉटल में डाल के लेके आ गए। तो ये एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है, ये अब इसका यूनिट वेट निकालूंगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? बल्क यूनिट वेट। मतलब मैं कुछ काम नहीं किया। इसमें क्या क्या है बेटा? सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, और क्या क्या है बोल सकते हैं? इसमें वॉइड्स है तो वॉइड रेशियो है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, नहीं है? है। ठीक है, इसका खुद का अगर वाटर कंटेंट होगा तो यूनिट वेट होगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को, और सॉइल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। अरे हर एक चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज बता दे बेटा जल्दी से राहुल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज 1.001 होता है। बोलो पढ़े? तो वैसे ही हर एक चीज का, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी हो सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 3.15 है ना। तो हमको पता है कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इसी से क्या बन जाएगा? बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो यूनिट वेट मिल जाए। तो ये एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, अभी जस्ट लेके आया, कुछ भी नहीं किए, है ना, जैसे एग्जिस्ट कर रहा है वैसे सिचुएशन में। तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस, गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। ये किसका फॉर्मूला है? बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला है। ठीक है, लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ weight of soil in existing condition, रेड पेन से लिखना existing condition, it is a ratio of weight of soil in existing condition, it is the ratio of weight of soil in existing condition, it is the ratio of weight of soil in existing condition बटा क्या करूं बटा? टोटल वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन को रेड पेन से लिखे बटा
मतलब बटा क्या होगा, एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। रेशियो तो लिख दिए ना ऊपर में, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो वेट अपॉन एग्जिस्टिंग कंडीशन, वेट एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ वेट है बटा क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, वो क्या कहलाएगा, बल्क यूनिट वेट। फॉर्मूला क्या है, G प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैंने जो सॉइल लाया है इसमें खुद का क्या है, G है, इसमें खुद वॉइड रेशियो हो गए, इसमें खुद डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको मेन एक सूत्र याद रखना है और इससे 4 सूत्र बनेंगे। एक मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, याद हुआ? कैसे याद हो गया? अच्छा, जी का यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस। ई का यूनिट, यूनिट लेस। ई का यूनिट होता है क्या, नहीं ना, वॉल्यूम बटा वॉल्यूम कर रहे हो क्या, नहीं होता। एस का यूनिट, यूनिट लेस, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, नहीं होता। गामा डब्ल्यू का यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है? जी का, फिर ई का यूनिट, यूनिट लेस। अब आप बताओ आंसर का रिजल्ट क्या आ रहा है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। तो ये सूत्र याद रखना है, G प्लस ई एस बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक, गामा डब्ल्यू क्या लेंगे हमेशा, 9.81, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ वाटर है ना, गामा डब्ल्यू मतलब क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। हमेशा क्या लेंगे, 9.81, एकदम पत्थर की लकीर। कुछ दिया तो दिया 9.81। अगर सॉल्यूशन बनाना है न्यूमेरिकल तो उसको 10 लेके भी बनाया जा सकता है, अप्रोक्स लेके, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। आ रहा बात समझ में? तो गामा डब्ल्यू का वैल्यू लिख लेना, क्या होगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी को लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबके बारे में लिखते जाओ ना। जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ई क्या है, वॉइड रेशियो। एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो जी है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसको 9.81 लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू होता है, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है। ई क्या है, वॉइड रेशियो है। और एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ई एस को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जी को लिख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। आगे बढ़े, चलिए यहां पर हम लोगों का बल्क यूनिट वेट आ गया। अब हम लोग क्या क्या निकालेंगे, देखो पहला, ये कितना था, 8वां 9वां था, 9वां पॉइंट में निकालेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको हम लोग गामा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट से। फॉर्मूला वही रखो, अरे देख लो ना पहले, फिर बाद में लिखना। गामा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं गामा सेचुरेटेड को। अब बोल रहा है सैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड मतलब एस का मान क्या है, 100% और 1। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां पर एस को उठा के क्या लिख दें, ए वाले फॉर्मूला से बनेगा, यहां पर एस हो जाएगा 1। फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक, अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना। 10वां पार्ट, ड्राई यूनिट वेट, जिसको गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्राई है तो एस का वैल्यू, एस का वैल्यू 0 को पुट द वैल्यू उसमें, क्या आएगा, गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। क्यों, क्योंकि ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, गामा डी का वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए मेन सूत्र किसका याद रखना है, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट याद है, पूरा बन जाएगा। तो गामा सेचुरेटेड का वैल्यू बोलूंगा तो जी प्लस ई, रटना नहीं है इसको, आपको सूत्र कौन सा रटना है, ये जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, इसको रटना है। उसके बाद जब एस का वैल्यू 0 डाल दो, एक बार एस का वैल्यू 1 डाल दो। 0 डालोगे तो वो ड्राई बन जाएगा, और 1 डालोगे तो वो सेचुरेटेड बन जाएगा, और फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कठिन नहीं है ना, इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू को याद रखो, ठीक है, लिख लो। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होगा, समझ में आया? तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूं ना, वेट ऑफ सैचुरेटेड बटर टोटल वॉल्यूम। इसको कैसे लिख सकते हैं,
ड्राई वेट बटा टोटल वॉल्यूम। ठीक, बन जाएगा ना फॉर्मूला? कैसे लिखना है समझ में आ गया? सूत्र वो याद रखना, बल्क यूनिट वेट, बाकी फिर आपको अपने आप बन जाएगा। अब ड्राई यूनिट वेट में कुछ कुछ लिखाऊंगा, वो लिखना। देखो कभी भी हम लोगों को कोई भी चीज को दबाना पड़ता है ना, है ना, तो कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। जितना भी आपका रोलर चलता है वो रोलर क्या करता है? कॉम्पैक्ट करता है ना। आपके घर में फाउंडेशन करवाते हो, सबलिंग करवाते होगे, उसमें मट्टी डाल देते हो, फिर पानी डाल के ऐसे ऐसे हिलाता रहता है दिन रात ताकि बैठाता है। ये देखे हो क्या? नया घर बना होगा सबका, देखे होगे ना, है ना। उसमें मुर्रूम मुर्रूम डालता है या तो कुछ भी डालता है और फिर क्या करता है, उसको सबलिंग करता है, पानी से भर के वो करता है तो बुलबुला निकलता है। बुलबुला निकलना मतलब कौन निकल रहा है? एयर निकल रहा है। तो क्या बन गया अंदर में? सॉलिड है। और कौन है? वाटर है। यही करना मकसद है। ऐसे में क्या होगा? हवा नहीं रहेगा, पानी को कोई दबा नहीं पाएगा, ज्यादा नहीं दबेगा, दबेगा जरूर, वो आगे कंसोलिडेशन में दबेगा। अभी नहीं पढ़ रहे ना, तो आप तो ये मान लेते हो अगर मान लो पूरी तरह से हवा निकल जाए उसमें से, तो आप बताओ सेटलमेंट होगा? पानी को आप कितना दबा पाओगे? एक बैलून ले लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, उसको दबाओगे तो एक हद तक दबेगा, फिर क्या हो जाएगा? इतनी लिमिट से बाहर हो जाएगी कि वो बाहर निकलना चाहेगा और वो फूट जाएगा। लेकिन दबेगा जरूर, लेकिन कम दबेगा ना। और हवा वाला ज्यादा दबेगा। तो हवा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये पॉइंट याद रखेंगे हमेशा कि आपका अगर एयर और वाटर और इसके बारे में बात करें तो हम लोग मेन जो फाउंडेशन में ये जो करते हैं, हम लोग मेन मुद्दा क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करना मतलब, कॉम्पैक्शन मतलब होता है हवा को निकालना, और कंसोलिडेशन मतलब होता है पानी को निकालना। दोनों में बाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, यही के लिए जब पढ़ेंगे तो वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे तो हम उसमें कॉम्पैक्शन आपका है ही नहीं। कॉम्पैक्शन मतलब क्या करते हैं? हवा को निकालना। और कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? पानी को निकालना। तो पहले कौन निकलेगा, हवा की पानी? सबसे पहले हवा। तो कोई भी चीज को दबाओ ना तो पहले वो कॉम्पैक्ट होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? तो सबसे पहले क्या होता है? कॉम्पैक्शन, फिर होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हो रहा है कब बोलेंगे? जब वॉल्यूम का निकलेगा, वो छेद में से पानी निकलने लगेगा। और जब पानी निकलेगा तो वहीं पर सॉइल क्या होगा? आपस में बैठेंगे, फिर क्या रह जाएगा? सिर्फ सॉलिड रहेगा, उसमें जगह ही नहीं होगी कोई भी चीज के आने जाने की। उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं, ऐसी थोड़ा सा ज्ञान रहे कि कंसोलिडेशन क्या होता है, कॉम्पैक्शन बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग समझते हैं। तो ड्राई यूनिट वेट क्यों पढ़ रहा हूं? तो ये आपका कॉम्पैक्शन बताता है। इसको एमडीडी करके लिखते हैं। एमडीडी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। एमडीडी मतलब क्या हो जाता है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अभी नहीं लिखना, मैं आपको बता रहा हूं। तो गामा डी मैक्सिमम होना मतलब क्या होता है? ये कॉम्पैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखो, गामा डी रिप्रेजेंट कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और डेंसनेस ऑफ सॉइल। गामा डी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड पेन से लिखेंगे, रिप्रेजेंट द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और डेंसनेस ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और डेंसनेस ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और डेंसनेस ऑफ सॉइल। सॉइल कितना डेंस है और सॉइल कितना कॉम्पैक्ट है बताने का कौन श्रेय उठाया है? गामा डी। याद रहेगा। एक रिलेशन और इसी में याद रखना, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बाय 1+w। गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बाय 1+w, याद रखना। तो गामा क्या है? यूनिट वेट है ना।
और W क्या है, वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखो, गामा डी इज इक्वल टू, लिखोगे ब्रैकेट में रेड पेन से और 5 स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी तक आप बहुत सारा रिलेशन याद कर लियो क्या है, नहीं ना? कहा क्या क्या रिलेशन किए, पहला क्या रिलेशन पढ़े हो, पहला रिलेशन पूछ रहा हूं, वॉइड रेशियो पोरोसिटी का क्या था, n इज इक्वल टू E बाय 1 प्लस ई और E इक्वल टू n बाय 1 माइनस n, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या पढ़े हो, एयर कंटेंट AC इज इक्वल टू 1 माइनस S डिग्री ऑफ सेचुरेशन, नहीं पढ़े? और परसेंटेज वर्ड्स का क्या पढ़े, Na इज इक्वल टू n इंटू AC। ठीक है, और क्या रिलेशन पढ़े, गामा इज इक्वल टू G प्लस ES गामा W बाय 1 प्लस E। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन क्या पढ़े, गामा डी इज इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस W। ये दोनों रिलेशन में नहीं आता है जी, ठीक है, ये कॉमन सेंस में आता है कि वो डालना है, रिलेशन यही है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस W। याद हुआ, ये सब रिलेशन बाय हार्ट याद हो जाएगा, आज जाते से सब चीज को बिना देखे लिखना, याद करना, रट डालना है इसको, ये रिलेशन को। ये अगर आ गया ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे बनेगा, और CSE भी जेई में लगा लो, 4 से 5 क्वेश्चन इसी से पूछेगा, क्योंकि तो इंपॉर्टेंट है, आया समझ में? और जेई के रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापन पकड़ लो चाहे कुछ भी पकड़ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गामा डी क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ गया, क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पैक्शन। ठीक है, गामा डी ये वेट ऑफ ड्राई सॉइल बटा ये लिख लियो ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट 11th पॉइंट आएगा क्या, 11वां। अब अपन पढ़ेंगे सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है, सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है, डूबा हुआ। तो 11वां पॉइंट में लिखेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, गामा डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको गामा सबमर्ज्ड ऐसे भी लिखते हैं, गामा सब भी लिखते हैं और गामा डैश भी लिखते हैं। ठीक, तो गामा डैश को क्या लिख सकते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, गामा सेट माइनस क्या होगा, गामा W। सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड में अंतर समझना बेटा, ठीक है, अंतर ये है, अंतर ये देखोगे, ये और ये पानी के अंदर क्या है, नीचे में बैठा हुआ सॉइल है, और ये एक सॉइल है, दोनों में बताओ क्या क्या है, इसको क्या बोलेंगे, पानी में डूबा हुआ है, तो इसमें क्या छेद होगा, वाह छेद होगा ना, सॉइल में तो छेद होगा, अंदर में होगा, उसमें क्या होगा, हवा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या होगा, पानी होगा। इसलिए बोलते हैं सबमर्ज्ड। सबमरीन मतलब क्या होता है, सबमरीन बोलते हैं मतलब क्या, पानी के अंदर चलता है, और शिप बोलते हैं तो पानी के ऊपर चलता है। अरे नहीं हो, सबमर्ज मतलब समझना, तो सबमर्ज नाम से पढ़ा है सबमरीन, है ना, मरीन में सब जाना मतलब घुस जाना। ठीक है, तो इसलिए बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें क्या बोल सकते हैं, पूरे सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स है उसको कौन भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, इसको सबमर्ज बोलेंगे। तो यहां से पता चल रहा है कि वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100। अरे यार, है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये एक सॉइल है जिसमें क्या है, पानी है, हवा है और सॉलिड है, तो इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 100 के बीच में होगा। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सेट, जो सेट होता है सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड मतलब क्या है, एस का मान, एस का मान क्या है, 0 बोलता है। अरे सैचुरेटेड तो एस का मान 1 ना, तो उसके हिसाब से उसको इससे गामा डब्ल्यू से माइनस करेगा और एक रिजल्ट आएगा, तो इसको भी रटना नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, बना के बताओ, रिजल्ट बताओगे क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। गामा सेट का वैल्यू क्या डालोगे, जो पहले वाले गामा सेट का निकाले हो ना अभी, वो डालोगे, उसको माइनस गामा डब्ल्यू करोगे, तो एंड रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे को बताओ, ये बोल रहा हूं मैथ्स लगा के।
G-1 गामा W अपॉन 1 प्लस ई आएगा। बहुत बढ़िया।